हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। दिव्या चिल्लाते हुए बोली, तो क्या मैं अपनी बेटी को किसी एक बच्चे के बाप के साथ रहने देती। इस वक्त अतुल जी भी गुस्से में थे, इसलिए वो दिव्या को चिल्लाते हुए बोले, वो बच्ची मोहित की नहीं है, वो बच्ची मेरी बेटी छाया की और औरों की है। दिव्या जो कि चिल्ला रही थी, वो ये सुनकर मानो ना समझे में अतुल जी की तरफ देखने लगी और उसके चेहरे पर जो गुस्सा झलक रहा था वो अब नहीं था। फिर उसने जल्दबाजी में शांत लहजे में पूछा, क्या कहा आपने, मतलब क्या है आपके कहने का। ये छाया की बच्ची है और ये औरों कौन है। अतुल जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपनी बात समझाते हुए बोले, हाँ ये सच है कि मधु जिससे प्यार करती वो बच्ची उसकी नहीं है, वो बच्ची मोहित के बड़े भाई औरों की है। दिव्या को मानो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये जो बोल रहे हैं वो क्या सच है। अतुल जी दिव्या को शुरू से लेकर सारी बातें बताने लगे थे कि क्या हुआ था क्या नहीं, और दिव्या सारी बात सुनकर चौंक सी गई थी और उसे सारी बातों का यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। रात का समय मोहित अपने रूम में आ गया था और मोहित के पास विनीत का फ़ोन आया था। विनीत मोहित को समझा रहा था कि उसे अगले हफ्ते आना होगा क्योंकि एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें मोहित को एक काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल होना था। मोहित ने विनीत की बात सुनकर जवाब देते हुए कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगा, तुम बस मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना कि मुझे कब आना है। ये सुनकर विनीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है फिर मैं तुम्हें बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा, अब तुम आराम से वहाँ अपना वक्त मधु को लाने के लिए बिताओ। मोहित ने फिर हाँ कहा और विनीत कॉल कट करने वाला था, पर मोहित ने उससे पूछा, और हाँ कोमल कैसी है। कोमल का नाम सुनकर विनीत ने ताना मारते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बहन को कभी कोई तकलीफ पड़ सकती है, वो तुम्हारी तरह जीती है, मतलब जो चाहिए वो चाहिए। अभी अपने आने वाले बेबी का कमरा सजा रही है, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की बचकानी हरकतों की फ़ोटो भेज दूंगा। मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने कहा, ठीक है तुम कोमल का ख्याल रखना, अब मैं कॉल कट करता हूँ, मेरी मॉम का कॉल आ रहा है। इतना कहकर मोहित ने डायरेक्टली अपनी मॉम का कॉल रिसीव किया। उसके बाद बोला, हाँ मॉम बोलिए, काफ़ी वक्त बाद आपको मेरी याद आई। ये सुनकर रुक्मणी ने उदासी के भाव लाते हुए जवाब दिया, अब बहुत हो गया मोहित, तुम घर लौट रहे हो या नहीं। मॉम मैं जल्दी आऊँगा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे भी आप सभी की याद आ रही है और मैं अगले हफ्ते आप सभी से मिलने आ रहा हूँ। रुक्मणी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, ठीक है फिर अपने साथ मधु को भी लेकर आना। ये सुनकर मोहित के हाथ की पकड़ फ़ोन पर मजबूत हो गई। अगली सुबह इंदौर से एक दूर शांत जगह पर एक खूबसूरत वाइट बंगलो था। दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और इस खूबसूरत बंगलो की बालकनी में एक चेयर पर अपनी आंखें बंद करके एक लड़की बैठी थी और आती हुई बारिश को महसूस कर रही थी, और ये कोई और नहीं बल्कि रोशनी थी। 3 महीना पहले रोशनी करण को प्रपोज करने का प्लान बनाया था और उसने करण का कमरा सजाया हुआ था, और जब उसने करण को प्रपोज किया था तब करण को गिल्ट होने लगा था, इसलिए उसने रोशनी को सब सच कह दिया था कृति के बारे में, और वहाँ से लेकर उसके बच्चे तक की सारी बात उसे कह दी थी। और ये सब सुनकर रोशनी के लिए सहन कर पाना मुश्किल था। वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकती थी, अपने प्यार को किसी दूसरे के साथ, वो तो सिर्फ करण को किसी की बाहों में महसूस करके ही काँप सी उठती थी। फिर ये तो एक हकीकत थी जिसे याद करने के बाद उसे सिर्फ तकलीफ़ होती थी, इतनी तकलीफ़ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रोशनी ये सब याद करके और बारिश को गहराई से महसूस कर उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे, और वो करण को भूलने की कोशिश जितनी कर रही थी उतना ही उसे करण के साथ रहा है हर एक पल याद आ रहा था। और जब वो छोड़कर वो यहाँ आई तो रोशनी को यही लगा था कि करण उसे एक बार तो मनाने आएगा और फिर कहेगा, रोशनी
मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। ये सोचकर ही रोशनी का बुरा हाल हो रहा था और वो अपनी आंखें खोलकर बारिश की तरफ देखकर बोली, मुझे लगा था कि करण जरूर मुझे मनाने आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना बोलकर रोशनी अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी थी। इतने में रोशनी की माँ ने उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली, रोशनी, तुम कब से अपने कमरे में हो? सुबह से बाहर तक नहीं आई। ब्रेकफास्ट करने के लिए भी चलो, अब दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर रोशनी ने आंसू पोंछते हुए अपनी आवाज़ साफ करते हुए बोली, मॉम, मैं बस आ रही हूँ, आप मेरा ब्रेकफास्ट तैयार कीजिए। ये सुनकर उसकी माँ बड़बड़ाते हुए वहाँ से जाने लगी। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है, न अपने आप को संवारती है और ना ही अपने कमरे से बाहर निकली है। रोशनी जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आई और शांति से चेयर पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगी। उसके मम्मी पापा भी उसी के सामने देख रहे थे और उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। रोशनी के पापा उसके मम्मी से धीमी आवाज़ में पूछने लगे, ये जब से भोपाल से आई है तब से उसका चेहरा क्यों इतना उदास लग रहा है? ये सुनकर रोशनी की माँ बोली, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं आपको पहले बता चुकी होती। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि रोशनी के दिमाग में क्या चल रहा है। रोशनी कॉफ़ी पीने के बाद अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी माँ रोकते हुए बोली, बेटा, मैंने सुना था कि मधु भी इसी फैशन डिज़ाइनर में ज्वाइन है, तो तुम अपने दोस्त को मिलने क्यों नहीं गई? रोशनी रुक गई। फिर उसने सोचा कि घर रहकर परेशानी और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मॉम, मैं बस अपना फ़ोन लेकर उसके पास जा रही हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और मधु मानवी दोनों को अपने घर डिनर करने के लिए भी कह देना और हो सके तो अपने साथ ही लेकर आना। रोशनी मुस्कुराई, फिर हाँ मॉम कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर मधु और रूपल के बारे में अपने दिमाग में यही सारी खुराफाती कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और कैसे मोहित और रूपल को अलग किया जाए। मधु ये सब सोचकर मानो पागल हुए जा रही थी और उसने अपने आ रहे सारे ख्यालों को झटका। फिर बोली, मुझे इस रूपल से मिलना होगा और उसे सारी बात क्लियर करनी होगी। कौन होती है वो मोहित को मुझसे दूर करने वाली? मानवी जो कि अंदर आई थी, ये सुनकर मधु को ताना मारते हुए बोली, उसने मोहित को तुमसे छीना नहीं है, तुमने मोहित को छोड़ा है। फिर वो मोहित के साथ रहे तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? मधु, रहने दो उसे अकेला और जीने दो अपनी ज़िंदगी और चैन की सांस लेने दो और मोहित को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो। तुम खुद तो अपनी लाइफ के आगे नहीं बढ़ रही, फिर क्यों मोहित को अपनी तरह अकेले रहने पर मजबूर कर रही हो? मधु को मानवी की बात सुनकर मानो दिल ही दिल में काफ़ी बुरा लग रहा था और उसके आंखों से आंसू आने लगे थे और वो चिल्लाते हुए बोली, मोहित से मैं कितने सालों से प्यार करती आई हूँ और तुम उसे ही अकेला छोड़ने के लिए बोल रही हो मुझे? हाँ, क्योंकि तुम अपनी मॉम की बात में आकर उसका प्रपोज ठुकराया था, फिर कैसे मोहित तुम्हें मिलेगा? मानवी ने भी चिल्लाते हुए कहा। यह सुनकर मधु का बुरा हाल हो गया था। उसकी माँ की बातों में आकर ही तो उसने अपने प्यार को छोड़ दिया था। हाँ, यही वजह थी। ये सब सुनकर मधु की आंखों से आंसू बहने लगे थे। फिर मधु मानवी को समझाते हुए बोली, मधु, तुम्हें तो सब पता है, मैं मोहित को बस अपने प्यार के लिए उसे बर्बाद होने देती। तुम जानती हो ना मेरी मॉम को। इतना सुनकर मानवी ने उदास के भाव लाते हुए कहा, मधु, मैं जानती हूँ, पर अपने प्यार से दूर मत रहो। वो मोहित को सिर्फ डुबा सकती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। इससे अच्छा है कि तुम मोहित को लेकर काफ़ी दूर चली जाओ, इतनी दूर कि कोई भी तुम दोनों के प्यार पर नुकसान न पहुँचाए। मधु के दिमाग में ये सारी बातें जैसे घूमने लगी थी। इतने में घर की डोरबेल बजी और मधु ने मानवी से मुझे फिर मन से कहा, मैं देखती हूँ कौन है। इतना कहकर मधु नीचे आई और दरवाज़ा खोला। सामने रोशनी थी। मधु रोशनी को देखकर मुस्कुराई, फिर आगे बढ़कर रोशनी को गले से लगाते हुए बोली, हे रोशनी, आखिर तुम हमसे मिलने आ गई। रोशनी भी मधु को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो आना ही था, वैसे भी मैं अपने दोस्तों को छोड़ कैसे सकती हूँ भला। फिर मधु उसे अलग होते हुए अंदर लेकर आई और मधु रोशनी की तरफ देखकर बोली, अब तुम ठीक हो ना?
ये सुनकर रोशनी के चेहरे पर उदास भाव आ गए और उसने उल्टा मधु से सवाल किया, तुम अपने प्यार से दूर रहकर ठीक हो? मधु उदास हो गई, फिर झूठी हंसी हंसते हुए बोली, नहीं मैं तो ठीक नहीं हूँ। रोशनी ने भी कहा, तो मैं भी ठीक कैसे हो सकती हूँ? रोशनी की बात सुनकर मधु बोली, लेकिन रोशनी, मेरे भाई ने तुम्हें सब सच कह दिया, फिर क्यों मेरे भाई को छोड़कर तुम यहाँ आ गई? रोशनी ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा, अगर मैं उसे छोड़कर आई तो वो मुझे मनाने आ सकता था, फिर जिद करके मुझे अपने साथ ले जाता, पर उसे मुझसे प्यार नहीं था। मधु सब कुछ जानती थी, पर करण के अपने भाई होने की वजह से वो रोशनी को फोर्स भी नहीं कर सकती थी। आखिर करण उसका भाई था, तो वह वैसे उसकी साइड लेकर अपनी दोस्त रोशनी को मना सकती थी। कुछ टाइम बाद सभी हॉल में फिर से अपनी जगह लेकर बैठ गए थे और जज की चेयर पर जज बनकर मोहित, रूपल, इस एकेडमी की ऑनर और ये चारों अपने ही अंदाज में बैठे हुए थे। इधर मोहित का ऑरा कुछ अलग ही था। उसने आज ब्लू कलर का सूट पहना था, फिर वहाँ एक्सप्रेशन लेस होकर बैठा था, मानो वहाँ उसकी कोई आहट भी ना हो, बिल्कुल इसी तरह बैठा था। और मोहित की आंखों में एक ठंडापन जो कि साफ दिख रहा था, क्योंकि वो जब से यहाँ आया था उसने मधु को नहीं देखा था, जिसे उसकी आंखें तरस गई थी मधु को देखने के लिए, और उसकी ठंडी आंखें सिर्फ मधु को तलाश रही थी। पर सभी आ गए थे और मधु अभी तक नहीं आई थी। फिर शुरू हुई होस्ट की बातें, हम शुरू करते हैं इवेंट। तब तक 4 लड़कियां रैंप पर अपने जलवे दिखा चुकी थी। अब बारी थी 5वीं लड़की की, मधु की, मॉडल की, जो कि वो वहाँ नहीं थी। इधर मोहित अब बेचैन हो गया था मधु को ना देखकर, और वो काफ़ी परेशान नज़र आने लगा था, लेकिन वो वहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकता था, इसलिए वो मुश्किल से वहाँ बैठा था। और मधु कहाँ गई होगी, वो क्यों नहीं आई? अब उसके बनाए हुए डिज़ाइन की बारी है, तो क्या उसने डिज़ाइन नहीं किया? मोहित इसी सूझबूझ में था और परेशान हो गया था, और उसकी परेशानी ख़त्म होती इससे पहले ही होस्ट ने नाम अनाउंस किया, और होस्ट जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और वो सभी इंतज़ार करने लगे मॉडल का। काफ़ी समय बीत गया, सभी में बातें होने लगी थी और होस्ट अपनी जगह से उठी, और इस बार मोहित भी खड़ा होने वाला था कि तभी वहाँ अंधेरा छा गया और फिर एक स्पॉट लाइट बीच में पड़ने लगी, और उस स्पॉट लाइट के बीच एक लड़की खड़ी थी, और ये थी मधु। सभी सामने की तरफ गौर से देखने लगे थे। सामने एक हाथ कमर पर रखे हुए, नजरें नीचे झुकी हुई और आंखें सहमी हुई, और चेहरा मासूम लग रहा था, लेकिन सभी मधु का चेहरा आधा देख पा रहे थे क्योंकि मधु ने मास्क पहना हुआ था। असल में मधु ने एक रेड कलर के प्लेन कपड़े अपने शरीर पर एक साड़ी जैसे फ्लो की तरह लपेटा था, और कई जगह पर छोटे छोटे होल्स थे। और इस बनाए हुए डिजाइन में सबसे खास बात ये थी कि मधु ने अपने शोल्डर पर उस कपड़े को पिनअप किया था काफ़ी अच्छे से, और उस साड़ी जैसे पहनावे से उसका शरीर काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और मुंह पर लाल डायमंड से बनाया हुआ मास्क, ये मास्क भी मधु ने बिना सिलाई मशीन के बनाया था, सिर्फ कैंची से 2 होल बना दिए थे, बस इसी तरह से उसने काम किए थे। इधर मोहित मधु की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मधु सच में इतनी अच्छी डिजाइन भी बना सकती है। आखिर मोहित का मारा हुआ ताना मधु के दिल पर जरूर लगा था, और मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर सामने की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, मैं जानता हूँ कि ये तुम हो। हाँ, मोहित तो सामने देखकर पहली बार में ही पहचान गया था कि ये मधु है, कोई और नहीं। इधर मधु कुछ पल एक ही जगह पर स्थिर रही, और मधु के बनाए हुए इस ड्रेस में से एक भी उसका अंग दिख नहीं रहा था, सिवाय गले और हाथों के। काफ़ी अलग था उसका बनाया हुआ डिजाइन। सिर्फ मधु की पहली नज़र मोहित पर गई, जो कि वो भी उसे ही देख रहा था, और मोहित की जाने अनजाने में सही पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे मधु, जो कि काफ़ी नर्वस फील कर रही थी, मानो मोहित की मुस्कुराहट देखकर उसे एक हिम्मत मिल गई थी। फिर से उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस झलकने लगा। फिर उसने अपने कदम आगे बढ़ाए रैंप पर चलने के लिए।
असल में मोहित मधु के ड्रेस को काफ़ी बारीकी से देख रहा था और मधु के चलने के तरीकों को भी। और मोहित की नज़र जब शोल्डर पर पड़ी तो वो चौंक गया, क्योंकि मधु के ड्रेस को पिनअप किए हुए वहाँ से एक पिन निकलने लगी थी और मधु इस बात से अनजान थी। इधर मधु अपनी अदाएं बिखेरने के लिए तैयार थी और जैसे ही वो चलना बंद करती है फिर वो अपना पैर एक आगे करती है, वैसे ही उसकी पिन खुल गई और इतने में हॉल में अंधेरा छा गया। वहाँ की जितनी भी लाइट्स थी वो सभी लाइट्स ऑफ हो गई थी। इधर मधु, जो कि लाइट्स ऑफ होने के बाद ही उसकी पिन खुल गई थी, वो जल्दी से अपने शरीर को कवर करने की कोशिश करती है। फिर वो अपने आप को संभाल पाई भी नहीं थी कि इतने में किसी ने उसका मुंह दबा दिया और वो उसे अपने साथ ले गया था। मधु की सांसें मानो थम सी गई थी और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी वो शख्स मधु को एक कमरे में लेकर आ गया और इतने में हॉल की लाइट्स ऑन हो गई। जाहिर था हॉल की लाइट्स ऑन हुई थी तो रूम की भी लाइट्स ऑन होना। मधु काफ़ी डरी थी, इतनी डर गई थी कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। फिर उस शख्स ने मधु के मुंह से हाथ हटा लिया और मधु की आंखों में डर के मारे आंसू बहने लगे थे। पर अगले ही पल अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा तो मानो वो अपने पलकें झपकाना भूल गई थी। सामने कोई और नहीं बल्कि मोहित था। मोहित ने काफ़ी फुर्ती दिखाई थी और वो मधु को सभी के सामने एक्सपोज होते देख जल्दी से मधु को स्टेज से उतार कर यहाँ ले आया था। मधु अपने सामने खड़े मोहित को अपनी आंसू भरी आंखों से देख रही थी और जो दर्द पहले उसकी आंखों में था वो अब नहीं था, उसकी जगह पर एक राहत ने ले ली थी। फिर मधु ने अपने ओठों को कुछ देर भींच सा लिया, उसके बाद वो हकलाई हुई आवाज़ में बोली, आप थे? मोहित उसका सरल जवाब देने से वो मधु की तरफ देखकर सिर्फ हाँ कहने लगा। उसके बाद वहाँ से जाने लगा। तभी मधु ने मोहित का हाथ पकड़ लिया, फिर बोली, आपने ये इसलिए किया ना ताकि मैं किसी के सामने एक्सपोज ना हो जाऊं। ये सुनकर मोहित ने मधु से कहा, पहले तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। मधु मोहित के कहने पर तभी उसे ख्याल आया कि उसका आधे से ज़्यादा शरीर दिख रहा था। ये ख्याल आते ही वो अपनी बॉडी को कवर करने लगी और मोहित बाहर की तरफ बढ़ गया। ये देखकर मधु बोली, मोहित। ये सुनकर मोहित रुक गया, फिर मधु की तरफ देखने लगा और मधु बोली, मुझे आपसे बात करनी है, आप बाहर मेरा इंतज़ार करिएगा। ये सुनकर मोहित बाहर चला गया पर उसने मधु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाहर आकर वो मधु के कहने के मुताबिक वहाँ रुका नहीं और हॉल की तरफ बढ़ गया। और मधु जब बदल कर बाहर आई तो मोहित को न देखकर उसके दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आने लगे और यही सब सूझबूझ में आकर वो अपनी जगह पर बैठ गई। मानवी मधु के जाने के बाद बोली, मधु तुम उस ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगा था कि तुम एक डिज़ाइनर हो। ये सुनकर मधु हल्के से मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसे मुस्कुराया भी नहीं जा रहा था। फिर वो खामोशी से मोहित की तरफ देखने लगी। इधर मोहित ने फिर एक बार भी मधु की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि वो अच्छे से महसूस कर सकता था मधु की नज़रों को अपने ऊपर। उसके बाद सबने अच्छे पॉइंट भी दिए और मोहित तो इस बार मधु को 10+ पॉइंट दिए थे। इधर मधु मोहित के 10 पॉइंट देने पर वो मोहित की तरफ ना समझे में देख रही थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि मोहित उसे इतनी भी पॉइंट देगा। उसके बाद हमेशा की तरह एक हफ्ते के बाद फिर इवेंट होना था, पर उसके पहले एक पार्टी अरेंज की गई थी जिसके बारे में होस्ट बता रही थी। इधर मोहित को कल भोपाल के लिए निकलना था, इसलिए वो जल्दबाजी में बाहर की तरफ बढ़ गया। आज मधु मोहित के पीछे नहीं गई और वो मानवी को अपने साथ लेकर रूम में चली गई। मानवी, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हो सकता था? मानवी नासमझी में पूछने लगी। क्या हो सकता मधु तुम्हारे साथ? फिर मधु ने मानवी को स्टेज पर क्या होने वाला था वो बताया, जिसे सुनकर मानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर वो मधु से बोली, मधु ये तो बहुत बुरा होने से बच गया। अच्छा हुआ मोहित ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हारी इज्जत सभी के सामने नीलाम होने से कोई नहीं रोक सकता था। फिर टीवी पर हेडलाइन होती, मिस मधु बंसल
जो अभी अभी डिजाइनर बनने वाली थी वो हो गई हैं अपने ही बनाए हुए ड्रेस से बदनाम। मधु मानवी की बात सुनकर मानवी को घूरते हुए बोली, कुछ भी बोलने से पहले तुम सोचोगी नहीं? मानवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे भी अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो शुक्र है तेरे मोहित का कि वो तुझे बचाने के लिए आ गया। रात का समय मधु फ्रेश होकर बैठी थी और लैपटॉप पर अपनी और मोहित की फ़ोटो देख रही थी और उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कुराहट आ जाती थी। फिर वो एक वीडियो को देखकर उसकी हंसी मानो गायब हो गई थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर मधु की बर्थडे पार्टी की वीडियो चल रही थी, जो कि मोहित ने मधु के लिए काफ़ी कुछ किया था। ये देखकर मधु का मन मानो और दर्द में गिरने लगा था और वो जितना मोहित से दूर रहने के बारे में सोच रही थी, ऐसा कोई ना कोई चीज़ उसके सामने आ ही जाती थी। इतने में मानवी ने खुले हुए दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, मधु डिनर रेडी हो गया है, तुम नीचे आ रही हो या फिर मैं तुम्हारे लिए यहीं लेकर आऊँ डिनर? ये सुनकर मधु ने लैपटॉप बंद किया, फिर मानवी की तरफ बढ़ते हुए बोली, नहीं मैं नीचे आ रही हूँ, वैसे भी अब मुझे ये अकेला रहना अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर मानवी ने उसका हाथ पकड़ा, फिर मधु को मुस्कुराते हुए बोली, मधु तुम कहाँ अकेली हो, हम और रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दोनों नीचे आई और दोनों के लिए खाना डाइनिंग टेबल पर पहले से ही सजाया हुआ था। मधु खाने को देखकर उसका जी मचलाने लगा था और तभी उसने नीचे फर्श पर ही वोमिट कर दी थी। मानवी मधु को वोमिट करते देख आगे बढ़ी और मधु की पीठ को सहलाने लगी। फिर वो उसकी फिक्र जताते हुए बोली, मधु एक काम करो, तुम मेरे साथ वॉशरूम में चलो। मधु कुछ बोलने की कोशिश कर ही रही थी पर उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। फिर मानवी उसे नीचे वाले एक कमरे में लेकर आई और तकरीबन 10 मिनट तक मधु को लगातार वोमिट होने लगी, जिससे मधु के गले में एक खराश होने लगी थी। फिर वो वॉशरूम से बाहर आई और यूं ही बेढंग से सोफे पर लेट गई और मानवी से बोली, मानवी मुझे और वोमिट होगी ऐसा लग रहा है। मानवी यह सुनकर बोली, मधु तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ, शायद इससे तुम्हें वोमिट नहीं होगी। मधु ने अपना सिर हमें हिलाया और मानवी किचन में जाकर मधु के लिए नींबू पानी बनाने लगी और मधु को अब रहा नहीं जा रहा था। फिर से उसके मुंह में पानी आने लगा था, जिसे मधु अंदाज़ा लगा चुकी थी कि अब वोमिट फिर से होगी, इसलिए वो वॉशरूम में चली गई और फिर से 5 मिनट तक उसने वोमिट की। उसके बाद बेहाल होकर बाहर आई। मधु का फेस पसीने से तरबतर हो गया था और वो काफ़ी थकी हुई और बेजान नज़र आने लगी थी। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद नज़र आने लगा था। मधु मानवी से बोली, मानवी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मानवी मधु की इतनी हालत ख़राब देखकर उसे इस वक्त मधु को हॉस्पिटल ले जाना ही सही समझा और वो मधु से बोली, ठीक है मधु, हम एक बार हॉस्पिटल में चलते हैं, फिर पता करते हैं कि तुम्हें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ये सुनकर मधु ने नींबू पानी लेते हुए हाँ कहा और मधु नींबू पानी पीते हुए बोली, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। मधु का इतना कहना था कि मधु ने अपने मुंह पर हाथ रखा, फिर से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। ये देखकर मानवी बाहर गई और मेट से कहा, दीदी आप बाहर अंकल हैं, उनसे कहिए कि वो गाड़ी निकाले, हमें हॉस्पिटल जाना है। ये सुनकर मेट बाहर चली गई और मानवी कमरे में आई। तब तक मधु फिर से सोफे पर बैठी हुई थी। ये देखकर मानवी मधु के पास आई और मधु को उठाते हुए बोली, चलो मधु मेरे साथ। मधु उठते हुए बोली, क्यों कहीं जाना है? मानवी मधु को सहारा देकर बाहर ले जाते हुए बोली, हाँ हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये सुनकर मधु मना करते हुए बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मानवी पर कहाँ मानने वालों में से थी। वो मधु का हाथ मजबूती से पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोली, मधु तुम्हारा बचपना नहीं चलेगा समझी। बाहर आ जाते हुए भी मधु ने बाहर गार्डन में भी वोमिट कर दी थी। ये देखकर पहले तो मानवी ने बिल्कुल भी मधु की बात नहीं मानी और हॉस्पिटल लेकर आ गई। दूसरी तरफ मोहित ने सोचा कि इवेंट वैसे भी 1 हफ्ते बाद है, तो क्यों न वो आज रात की ही फ्लाइट से भोपाल चला जाए। यही सोचकर मोहित ने अपना बैग पैक किया और रूपल से पहले मिलने गया। रूपल का यहाँ एक बंगला था, वो वहीं रुकी थी और मोहित को भी वहीं रुकने के लिए कहती है। मोहित साफ मना कर देता है रूपल के बंगलों में रहने के लिए। रूपल बाहर गार्डन में बैठी थी
मोहित आता है और बोलता है, रूपल देखो 2 दिन बाद पार्टी रखी गई है, उसमें सारे फैशन डिजाइनर भी होंगे और ये मनीष भी, तो मैं नहीं चाहता वो मधु के पास भी दिखे, तुम्हें ध्यान रखना होगा मधु का, मैं जब तक भोपाल से नहीं आता। रूपल ये सुनकर मोहित की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हें तुम्हारी मधु की इतनी ही फिक्र है तो फिर क्यों जा रहे हो? एक रक्षक की तरह उसके पीछे घूमा। रूपल को पता था कि इस वक्त मोहित उसे गुस्से में बात नहीं करेगा, क्योंकि बात वो उसके मधु की थी। मधु के लिए मोहित कुछ भी सुन सकता था और कुछ भी कर सकता था, वरना वो रूपल के इस तरह जवाब देने पर कब का भी जा चुका होता। पर इस वक्त मोहित के लिए मधु इम्पोर्टेंट थी। मोहित ने गहरी सांस ली, फिर कड़क आवाज़ में बोला, मैं इस वक्त काम के सिलसिले में जा रहा हूँ और तुम्हें मधु का ख्याल रखना है बस। रूपल ने अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा, ओके ओके बाबा, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही करूँगी मैं, बस तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मधु को कुछ नहीं होगा, मधु मेरी निगरानी में रहेगी। मोहित ने फिर रूपल से कोई बहस नहीं की और वहाँ से जाने लगा। तभी रूपल मोहित को रोकते हुए बोली, अरे मोहित सुनो, अभी मुझे यहीं के पास वाले हॉस्पिटल में जाना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मोहित जानता था कि रूपल उसके काम के बदले अपने काम निकलवाने के बारे में बोल रही है, और मोहित ने रूपल से पूछा नहीं कि क्यों तुम्हें जाना है, और वो सिर्फ मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, इतना कहकर बाहर गेट की तरफ बढ़ गया। और रूपल पहले से तैयार थी और वो अपनी एक दोस्त के हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से वो वहीं जा रही थी, पर मोहित के आ जाने से वो वहीं बैठ गई और फिर अकेले जाकर बोर होती, इसलिए उसने मोहित के साथ जाने का मन बना लिया। दोनों मधु को लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। इधर मधु का चेकअप हो गया था, पर कुछ टेस्ट करने थे और सारे टेस्ट भी कर लिए थे, पर रिजल्ट आने में देर लगती ही है, तो बस उसका ही वेट कर रहे थे। और डॉक्टर ने मधु को वोमिट ना होने की एक मेडिसिन दी थी, जिससे मधु को अब वोमिट बंद हो गई थी और उसके चेहरे पर से भी नहीं लग रहा था कि वो थोड़ी देर पहले बीमार थी। मानवी और मधु चेयर पर बैठी हुई थी और मानवी रिलैक्स फील कर रही थी। मधु मानवी से, मधु वो तो अच्छा हुआ तुम ठीक हो, मैं तो डर गई थी। ये सुनकर मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मेरे पास 2 दोस्त सबसे बेस्ट है, एक रोशनी और दूसरी तुम। मानवी मुंह फुलाते हुए बोली, मधु तुमने पहले रोशनी का नाम क्यों लिया? मेरा तुम्हें पहले नाम लेना चाहिए था, ऐसा क्यों किया तुमने? मधु मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तो तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो, पर ठीक है बाबा, मैं पहले तुम्हारा नाम ले लेती हूँ। ठीक है मानवी। दोनों फिर ठिठक कर हंसने लगी। फिर मानवी की नज़र लेफ्ट साइड पर गई, जहाँ से मोहित और रूपल आ रहे थे। ये देखकर मानवी अपनी जगह से उठ गई और बोली, मधु देख वो 2 कपल आ रहे हैं। मधु कपल का नाम सुनकर सामने की तरफ मुड़ते हुए बोली, ये क्या बात हुई भला? कपल तो वैसे भी। मधु अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसकी नज़र मोहित पर गई, और वो मोहित को रूपल के साथ देखकर उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली थी, और वो मानवी की तरफ देखकर दांत भींचते हुए बोली, वो दोनों कपल नहीं हैं, समझी तुम? मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, मधु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सामने क्या हो रहा है, और तुम हो कि बस ना मानने पर तुली हो? मोहित किसी और का हो चुका है। नहीं, मोहित मेरा है और मेरा रहेगा, मधु ने घूरते हुए और पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। और इतने में मोहित अंदर आ रहा था कि तभी उसकी नज़र मधु पर गई और वो कुछ पल के लिए रुक गया, और उसके मन में एक सवाल चलने लगा कि मधु यहाँ क्यों आई है। ये सोचकर मोहित का पूरा ध्यान मधु में चला गया था, और वो यही सोच रहा था कि क्यों मधु यहाँ आई है और क्या वजह रही होगी। बस इसी ख्याल में था वो, और मोहित को अब बेचैनी भी हो रही थी कि मधु को कुछ हुआ तो नहीं। और इधर रूपल मोहित को रुका हुआ देखकर रुक गई। फिर मोहित से बोली, क्या हुआ मोहित, तुम रुक क्यों गए? मोहित ने रूपल की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ आते हुए बोला, जाओ और वहाँ खड़ी मधु से पूछो कि वो यहाँ क्या कर रही है। वॉट? लगभग रूपल ने तेज आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर मोहित ने एक बार फिर बात दोहराते हुए कहा, जाओ और मेरी मधु से पूछो कि वो यहाँ क्यों आई है। मोहित के माथे की उभरी हुई लकीरें देखकर रूपल समझ गई थी कि इस वक्त उसे मोहित से बहस नहीं करनी चाहिए, और वो मोहित की घबराहट अच्छे से उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर देख सकती थी। इसलिए वो अकड़ दिखाते हुए बोली,
ठीक है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ मधु से, पर जब तुम भोपाल से आओगे तब मुझे डिनर पर ले जाना होगा। मोहित ने गहरी सांस ली, फिर लगभग चिल्लाते हुए बोला, इस वक्त तुम्हें वहाँ जाकर मधु से पूछना चाहिए। मैं बाद में तुम्हें जहाँ जाना होगा वहाँ ले जाऊँगा। रूपल मोहित की चिल्लाने से फिर वहाँ नहीं रुकी और लगभग भागती हुई मधु के पास आई। फिर मधु की तरफ देखकर एक अलग ही कॉन्फिडेंस से बोली, हेलो मधु, तुम मेरी एक स्टूडेंट हो और मैं इसी नाते तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम हॉस्पिटल में क्यों आई हो? क्या तुम्हें बुखार है? मधु को तो वैसे भी गुस्सा आ रहा था, पर वो रूपल के सामने नहीं बोल सकती थी, इसलिए उसने नॉर्मल भाव से पर अकड़ दिखाते हुए कहा, मुझे क्या होगा? मुझे कुछ नहीं हुआ। असल में इस मान में मधु अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि इतने में एक नर्स उनके पास आई और बोली, आपको डॉक्टर केबिन में बुला रहे हैं। यह सुनकर तीनों की नज़र उस नर्स पर गई और रूपल ने नर्स की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ किसे बुलाने आई हो? इन्हें। नर्स ने इतना ही कहा था कि इतने में मानवी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मुझे बुला रही हैं डॉक्टर, वो मैं बीमार हूँ इसलिए चेकअप कराने आई थी अपना। इतना कहकर मानवी चुप हो गई और रूपल मानवी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, वैसे तुम मुझे बीमार नहीं दिखाई दे रही, बट खैर अगर तुम कह रही हो तो मैं सच मान लेती हूँ। मानवी को रूपल पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट रखी और बोली, हाँ बट जो सच है वो है, कौन बदल सकता है? मैंने वैसे सच ही कहा है। इतना बोलकर मानवी ने मधु का हाथ पकड़ी और बोली, ठीक है फिर रूपल जी, हम मिलते हैं पार्टी में, अब हमें जाना होगा। ये बोलकर मानवी केबिन के अंदर चली गई और रूपल मधु और मानवी को जाते हुए देख रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, मोहित खामाखा मधु की टेंशन ले रहा था। फिर रूपल मोहित के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मानवी वैसे तो मुझे बीमार नहीं लग रही, पर वो थोड़ी सी बीमार है इसलिए मधु उसके साथ आई है। ये सुनकर मोहित को मानो एक राहत की सांस मिली और उसने गहरी सांस लेकर फिर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ठीक है अब तुम जाओ अपनी दोस्त के पास, तब तक मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। रूपल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। फिर मोहित उसी केबिन के सामने आकर बैठ गया जहां मधु और मानवी गए हुए थे। केबिन में मधु मानवी डॉक्टर के सामने आकर बैठ गए और इतने में एक लड़की आई, अपने हाथ में ट्रे लेकर बाहर खड़ी होकर बोली, मैं आई कम इन मैम। डॉक्टर ने उसे अंदर आने के लिए कहा, जिसे वो लड़की अंदर आई। फिर मानवी डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, डॉक्टर मधु को क्या हुआ है? डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो बोलने लगी, जी मधु प्रेग्नेंट। डॉक्टर इतना ही बोल पाई होगी कि इतने में जो लड़की अपने हाथ में ट्रे लाई थी और उस ट्रे में जूस का गिलास था और उस लड़की के कदम लड़खड़ाए। उसके बाद उसके हाथ से जूस मधु के ऊपर गिर गया और वो काफ़ी करीब आ गई थी। जैसे वो मधु पर पूरा जूस गिर गया था। मधु उठ गई, फिर अपने आप को साफ करने लगी और डॉक्टर उस लड़की को डांटते हुए बोली, ये तुमने क्या किया? तुम हर बार किसी न किसी पर कुछ न कुछ गिराती रहती हो। ये सुनकर उस लड़की ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा, सॉरी मैम, पता नहीं मेरा पैर किसी चीज़ के बीच में आने से टकरा गया और मैं नीचे गिर गई। डॉक्टर उस लड़की को जैसे डांटने को हुई, मधु ने बीच में बोलते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी किसी से भी गलती हो जाती है। डॉक्टर इसके आगे कुछ भी नहीं बोली और मधु मानवी की तरफ देखने लगी। मानवी मधु से बोली, मधु एक काम करो, तुम जाओ और अपने कपड़े साफ कर लो, तब तक मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। मधु ने हाँ कहा और बाहर की तरफ बढ़ गई। मधु ने दरवाज़ा खोला और उसकी नज़र सामने बैठे मोहित पर गई। मोहित चेयर से पीछे की तरफ टेका लेकर बैठा था, जिसे देखकर वो एक पल के लिए रुक गई। मोहित की आंखें बंद थीं, पर उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपनी आंखें खोली थी और मधु को दरवाजे पर खड़ा देखकर एक पल के लिए उसकी नज़र मधु से हटी नहीं थी। इधर मधु के दिल में मोहित को अपनी तरफ देखता देख काफ़ी सारे ख्याल खड़े हो गए थे, जिसे सोचकर ही मधु का दिल जोरों से धड़कने लगा था और वो बेचैन हो गई थी। फिर उसके मन में यही ख्याल आया, क्या मोहित के दिल में मेरे लिए अभी भी कोई फीलिंग है? मधु ये सब सोच रही थी कि मोहित अपनी जगह से उठ गया।
फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इधर मधु को भी वॉशरूम की तरफ जाना था, इसलिए वो भी मोहित के पीछे ही जाने लगी। एक तरफ गर्ल्स वॉशरूम बना था तो दूसरी तरफ बॉय वॉशरूम। मोहित फिर आकर वॉश बेसिन के सामने खड़ा हो गया, फिर अपना चेहरा धोने लगा। जाहिर था मधु को भी अपने ड्रेस पर पड़े दाग धब्बे निकालने थे और उसे वॉशरूम में नहीं जाना था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।